नमस्कार दोस्तों, सरकारी शिक्षिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है आपकी टीआरई 4 की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ है और मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है, सोशल साइंस। तो मैंने जब सबसे ज़्यादा तो मैंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक पढ़ा था। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग की तैयारी में सबसे बेस्ट रहेगा बुक रीडिंग कराना। तो आज मैं 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री की बुक लाई हूँ। इसमें हम लोग फर्स्ट से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा और सपोर्ट करिएगा, तब मैं आगे इसका अच्छे से और वीडियो लाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। क्या है हमारा? सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व, ये भाग 1 है, ठीक है। और 10th का जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो भाग 2 होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग का स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, देखिए इसमें हमारा 5 चैप्टर्स है, ठीक है। तो इसे हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे और मैं इसमें जो जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैं अच्छे से बताऊंगी कि हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। और कौन से एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में आपके जो 9th क्लास के बुक से क्वेश्चन आते हैं, तो उसे भी मैं बताऊंगी कि कौन कौन से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। अध्याय 1 है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहला है 14 जुलाई 1789 ईस्वी की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 70,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। इसके बाद है, तो पहले मैं क्या करती हूँ कि अपना पहला जो पैराग्राफ है उसको मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन बन रहा है कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस में आतंक का माहौल था, यानी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 को। और ये टीआई 2 में या 1 में, टीआई 1 में ही शायद 11th 12th में ये, और 9th में भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 को। और सम्राट की सेना ने शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। और फ्रांसीसी क्रांति में लगभग कितने मर्द और औरतें थी? तो लगभग 7,000, ठीक है। ये जो है आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े लॉन्ग उसमें आंसर रहते हैं आपके ऑप्शन, उसमें ये सब दे देता है कि लगभग डैश मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। तो आप लोग एक लमसम याद कर लीजिए कि 7,000, ठीक है। और जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए थे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, कि अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्टिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी, ठीक है। यानी जो 7,000 पुरुष और महिला का जो था सेना, वो बास्टिल के किले की तरफ चल पड़ा उसे तोड़ने के लिए, ठीक है। और उन्हें ये लगता था कि
वहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना है। ठीक है, लेकिन मिला कुछ नहीं। आगे चलिए हम लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्टिल का कमांडर मारा गया, यानी बास्टिल का कमांडर जो था वो लोगों द्वारा यानी 7,000 लोगों द्वारा मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। आपको पूछ देगा कि बास्टिल किले के जो जेल था उसमें कैदियों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। ठीक है, और उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्टिल किला लोगों को घृणा का केंद्र था। ठीक है, यानी जो बास्टिल का किला था वो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। ठीक है, इसलिए किले को ढा दिया गया, यानी लोगों ने किले को तोड़ दिया और उनके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए जो इसे ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह के संयोजना चाहते थे। यानी लोगों ने जो सामान वो जेल खाने से लाए वो मार्केट में यानी बाजार में उन्होंने बेच दिया। जो उसे खरीदना चाहते, जो उसे याद के तौर पर उसे रखना चाहते थे, उन्होंने इसे खरीद लिया था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पैराग्राफ है कि इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश की देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहा था। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने से हुई। हालांकि इस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? ठीक है, यानी जो उस समय बास्टिल का किला ढहा गया और फ्रांसीसी क्रांति हुई, उस टाइम गरीबी में लोग जी रहे थे पेरिस में। ठीक है, और अधिकांश जनता जो पाव रोटी पे जो कीमतें उसको बढ़ोतरी कर दी गई थी उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अपना फर्स्ट जो पेज है उसे हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, यही है जो बास्टिल का किला, जो इसे आप फिगर में आप लोग देख रहे हैं। साथ साथ हम लोग फिगर को भी देखते चलेंगे। ठीक है, और जिसका ये बॉक्स में जो लिखा रहेगा उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं उसको भी बताते चलूँगी। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लेंगे। इसके बाद यहाँ इसमें हम लोग कब क्या देखें तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस में हुई थी। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट पेज का चलते हैं पढ़ने। देखिए हमारा नेक्स्ट पेज जो है क्या कह रहा है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। यानी फ्रांस का राजा कौन था, तो लुई 16वां था। ठीक है, और वह लुई 16वां कब राजगद्दी पर बैठा, तो 1774 में, और लुई 16वां बूर्बो राजवंश का था। इसे आप तो पूरा रट ही लो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और रिपीटेड भी है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। इसके बाद हम लोग देखेंगे उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। यानी लुई 16वां किस वंश का था, तो बूर्बो राजवंश का, और वो गद्दी पर कब बैठा, 1774 में। और जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी और उसका विवाह किससे हुआ था, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राजरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ
अलग 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 से था। यानी जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसका पूरा राजकोष खाली था और राज दरबार में इतने उसके जो रख रखाव में खर्चे होते थे, उसी के चलते बहुत ज़्यादा खर्च होने के कारण इसका राजकोष खाली हुआ। इसके बाद देखेंगे कि लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 17 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ देता है कि लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने किसके 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराई? तो अमेरिका के 13 उपनिवेश से। और किससे आज़ाद कराई? तो ब्रिटेन से आज़ाद कराई। ठीक है। इसके बाद है कि इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। यानी जो क्या कह रहे हैं कि फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए जो युद्ध चले, उसमें 10 अरब लिब्रे का अधिक और कर्ज जुट गया फ्रांस पर, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। यानी टोटल कितने अरब लिब्रे का बोझ हो गया? तो हम लोग कह सकते हैं 12। ठीक है, टोटल 12 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ गया फ्रांस पे। इसके बाद है कि सरकार ने कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। कितने प्रतिशत ब्याज की मांग करने लगे? तो 10%, याद रखेंगे आप लोग। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी राज 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही, यानी जनसाधारण लोग ही कर अदा करते थे। इसमें हम लोग क्या देखें कि जो सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे। ठीक है, इसमें हम लोग देख लिए। और जो दरबार में रख रखाव में जो ज़्यादा फिजूल खर्ची होती थी, उसको मतलब इकट्ठा करने के लिए और उन्होंने जानबूझकर अपने कर में वृद्धि लगाने के लिए वो सरकार बाध्य हो गई। ठीक है। इसके बाद है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी साम्राज्य 3 स्टेट्स में बांटा हुआ था। इसके बाद का आप लोग पूरा अपना डीपली देखेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि 3 स्टेट्स में बांटा हुआ था 18वीं शताब्दी में। ठीक है। और कर अदा करने का कर अदा कौन करते थे? तो केवल तीसरे स्टेट के लोग, और तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण वर्ग के थे, यानी मजदूर ईटीसी। इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि पहले स्टेट में कौन आते हैं, दूसरे में कौन और तीसरे में कौन। ठीक है। देखिए, इसके बाद हमारा कि वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी साम्राज्य मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। ठीक है। प्राचीन गणतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी साम्राज्य और संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 में फ्रांसीसी साम्राज्य की, यानी चित्र 2 ये है। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे। चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। यानी इसे आप लोग रिलेट करिए। ठीक है, अपने दिमाग में कि जो फ्रांस में पूरी आबादी थी उसमें कितने प्रतिशत लोग किसान थे? 90% लोग किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। ठीक है। प्रथम 2 स्टेटस कुलीन वर्ग पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मा प्राप्त था। ठीक है, इसे हम लोग देख लिए।
यानी क्या कह रहा है कि लगभग 7% पर जमीन पर कुलीन और चर्च और अमीर लोगों का अधिकार था, बाकी 40% पर ही और लोग रहते थे। ठीक है, इसमें से सबसे और क्या कह रहा है कि प्रथम दो स्टेटस कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म प्राप्त था, यानी वे लोग खुद को महान समझते थे। वे समझते थे कि हम लोग जन्म से ही अधिकार लेकर पैदा हुए हैं, हमें कोई झुका नहीं सकता। इसके बाद है हमारा कि कहाँ तक हम लोगों ने किया था। हाँ, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाला करों से छूट। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाला करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर पर खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि करने के लिए बाध्य थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद, यानी टाइद क्या था, तो टाइद एक धार्मिक कर था। ठीक है, टाइद क्या था, तो टाइद एक धार्मिक कर था। ये टाइद है और इसे टीथे कर भी कहते हैं, टीथे कर कहते हैं, या टीथे कर क्या था, तो टीथे एक धार्मिक कर था। ये हमारा जो TRE 3 का कैंसिल पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। और क्या था, तो चर्च में किसानों से करों का एक हिस्सा टाइट यानी तीथे कर के रूप में वसूलता था, और ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना ही होता था। इन करों को टाइल यानी प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। चलिए अब हम लोग इसे देख लेते हैं कि टाइद यानी तीथे क्या था, तो तीथे एक धार्मिक कर था जो चर्च वसूल करती थी किसानों से। ठीक है, इसके बाद है हमारा कि टाइल क्या था, तो टाइल एक प्रत्यक्ष कर था। ठीक है, और जो टाइल था वो सरकार लेती थी तीसरे स्टेट के लोगों से। तीथे कर जो टाइद है यानी तीथे वो चर्च लेती थी किसानों से, और जो टाइल है प्रत्यक्ष कर वो सरकार लेती थी तीसरे स्टेट के तमाम लोगों से। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपना फिगर हम लोग देखेंगे क्या था फिगर में। हाँ, देखिए हमारा फिगर है कि सबसे पहले है प्रथम स्टेट में कौन आते हैं, पादरी वर्ग। उसके बाद है द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं, तो कुलीन वर्ग। और तीसरे स्टेट में आते हैं बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसानों और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहर मजदूर और नौकर। ये सब तृतीय स्टेट में आ जाते हैं। यानी प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय में कुलीन और तीसरे में मजदूर, किसान, छोटे किसान और बड़े व्यापारी, ये सब आते हैं तीसरे स्टेट्स में। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये जो बॉक्स में है इसे देखेंगे। लिब्रे क्या था, तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है एस्टेट क्या है, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी साम्राज्य में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, यानी एस्टेट क्या है, यानी श्रेणी है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इसके बाद है पादरी वर्ग क्या है, तो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह को कहते हैं पादरी वर्ग। इसके बाद है टाइद क्या था, तो चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था।
टाइथ क्या था, तो जो चर्च वसूल करती थी। और ये कृषि उपज का कितना हिस्सा था, तो 10वां हिस्सा था। ठीक है। और टाइल क्या है, तो टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था, यानी टाइल सरकार लेती थी और टाइथ चर्च लेती थी। ये आप लोग के दिमाग में आ गया। ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग अपना तीसरा नंबर पेज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही हम लोग को फिगर समझ आएगा। तो क्या कह रहा है कि जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। यानी फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी और जो 1789 ईस्वी में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूर करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर होती गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, जिससे रोजी रोटी की संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में आम थे। ठीक है। इसमें हमारा सबसे मेन जो है जो ऊपर का 2 लाइन, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी और 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। इसके बाद इसमें हम लोग पहले बॉक्स को देख लें। क्या कह रहा है कि बॉक्स में जीविका संकट किसे कहते हैं? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। इसके बाद है अनाम। अनाम किसके कहते हैं? तो जिसका नाम मालूम नहीं हो उसे हम अनाम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग ऊपर का जो फिगर था हमारा, उससे हम लोग देखेंगे। ये है हमारा कि जो सिंहासन पर बैठा हुआ है कि कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। पूछ देगा आपको कि मकड़ा का तुलना किससे किया गया है? तो कुलीन से। और मक्खी की तुलना किससे किया गया है? तो किसान से। यहाँ क्या है कि शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है। और ऊपर वाले फिगर में क्या है कि बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना देखेंगे कि इसके बाद का पेज। ठीक है। ये है जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है। तो आपके पास अगर बुक हो तो इसे आप अपना भर सकते हैं समझ के आधार पर। इसके बाद हम अपना अगला देखेंगे। क्या कह रहा है कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। हमारा क्या कह रहा है कि पहले भी कर बढ़ते अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेज के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। यानी क्या कह रहा है कि पहले भी कर बढ़ने व अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। ठीक है। लेकिन उनका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अब फिर विद्रोह करने की आवाज़ किसने उठाई? तो तीसरे स्टेज के वो समूह जो थोड़े पढ़े लिखे थे उन्होंने फिर आवाज़ उठाना शुरू किया। इसके बाद हमारा कि 18वीं सदी के एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। यानी मध्य वर्ग का उदय कब हुआ? तो 18वीं शताब्दी में हुआ, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी।
ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में उन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकीलों जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उनकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जीन जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। ये हमारा जो नीचे का 2 लाइन है, इससे हमारे टियर 3 में क्वेश्चन पूछे गए थे कि समाज एक मिनट ऐसे पूछे गए थे, ठीक है, कि हाँ, सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। ऐसे पूछे गए थे कि स्वतंत्रता, समानता, नियमों तथा समान अवसरों पर आधारित वैज्ञानिक यानी हमारे वैज्ञानिक दार्शनिकों के नाम बताएं। तो जॉन लॉक, जीन जैक रूसो इसके ऑप्शन थे, ठीक है। तो हम लोगों ने सही किया था। इसे आप लोग समझने के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामने रहेगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि क्या पूछ देगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा यहाँ पे कि अपने 2 ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट में, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आप लोग रिकॉल कर लेंगे 2 ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट में। 2 ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट में क्या कह रहा है कि लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। यानी 2 ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो जॉन लॉक की। और इसमें उसने क्या परिचर्चा की है? तो उसने अपने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत के बारे में चर्चा किया है। और रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। यानी सामाजिक अनुबंधन की रचना किसने की? तो रूसो ने। ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आप पढ़े, आपका रिजल्ट जरूर होगा, ठीक है। यानी हमने 2 चीज़ देखा कि 2 ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो जॉन लॉक। और सामाजिक अनुबंधन के लेखक कौन है? तो रूसो। और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि मॉन्टेग्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। यानी द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? तो मॉन्टेग्यू की। इसमें उसने क्या कहा है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात कही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। तो ये हमने उन्हें पीछे ही देखा था। तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के अमेरिकी संविधान और उससे दी गए व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। इसके बाद हमारा कि दार्शनिकों ने इस विचार पर कॉफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सकें। इसी कारण लुईस सुलावा द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था को विरुद्ध लोग भड़क गए, ठीक है, यानी गुस्सा भड़क गया। चलिए यहाँ पे हम लोग इसमें आपका कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था कि जॉर्ज दांते, तो आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांते ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। यानी जॉर्ज, बस इतना ही याद रखेंगे इसमें कि जॉर्ज फ्रांसीसी क्रांति के समय इतिहासकार निम्न में से कौन से, तो आप लोग उसमें जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा वो तो लिख करेंगे ही।
और जॉर्ज दांते का आप लोग नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना दूसरा नंबर टॉपिक, क्रांति की शुरुआत यानी फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है कि पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों के कारण लुई 16वां ने कर बढ़ा दिया था। किस कारण बढ़ाई थी? अपने राज सेना राज दरबार के रखरखाव के कारण। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी साम्राज्य अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। यानी क्या कह रहा है कि जब राजा नए कर लगाते थे तो वे अकेले नहीं लगा सकते थे, उन्हें कर लगाने से पहले स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, ठीक है। और स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। यानी स्टेट्स जनरल कर लगाने के लिए स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो 1614 में बुलाई गई थी, 1614 में बुलाई गई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। यानी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी और फिर लुई 16वां ने 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई थी नए करों के प्रस्ताव के लिए। इसे आप लोग याद कर लेंगे। 5 मई 1789 को लुई 16वां ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई थी। लास्ट कब बुलाई थी? 1614 में। इसे आप लोग माइनस करेंगे, कितने साल हो रहे हैं? लगभग 165 वर्ष हो रहे हैं कि 165 वर्ष के बाद ही स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट्स की इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने बैठ के कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि उनके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों को सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने अपने साथ लेकर आए थे। क्या कह रहा है कि जो प्रतिनिधि सभा बैठक बुलाई गई थी उसमें प्रत्येक स्टेट के बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे गए थे और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि की संख्या 600 थी जो उसके पीछे बैठाए गए थे। और इसमें इस सभा में किनका आना वर्जित था? तो तीसरे स्टेट्स की जो किसान, औरतें और कारीगरों का सभा में आना वर्जित था, ठीक है। लेकिन वो नहीं आए थे पर वो अपने प्रतिनिधियों द्वारा 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों व मांगों की सूची भेजे थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना एक नेक्स्ट देखेंगे कि स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों की मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदन को एक एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में किया गया था।
जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर निकल गए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तीसरे स्टेट्स के लोगों ने अपना मत रखा कि प्रत्येक को अच्छे तरीके से मतदान करा जाए, सबका एक एक मत ही मान्य होगा। लेकिन सरकार ने जो थी राजा थे उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए वे भड़क कर बाहर निकल गए। और रूसो की अपनी पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपको टियर 1 में पूछा गया प्रश्न है। रूसो की पुस्तक का नाम क्या था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। यानी वर्साय की संधि कब हुई थी? तो 20 जून 1789 को उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। यानी तीसरे स्टेट्स के लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कब किया? वर्साय में 20 जून 1789 को। ठीक है, और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों का कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। मिराबियो और आबेसिये ने तीसरे स्टेट्स के लोगों का प्रतिनिधित्व किया, यानी उनके राजा मिराबियो और आबेसिये बने। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह समानता विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। मिराबियो का जन्म हुआ था कुलीन परिवार में। ठीक है, उसने एक अपनी पत्रिका निकाली थी, वर्साय से जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट नामक क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी पैम्पलेट लिखी। तो आबेसिये पादरी वर्ग से था और उसके पैम्पलेट्स का नाम क्या था? तीसरा स्टेट्स क्या है, यानी व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ठीक है, मिराबियो किस वर्ग का था? तो कुलीन, और आबेसिये था पादरी। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये बॉक्स में जो चीज़ दिया है उसे हम लोग पढ़ेंगे एक बार। क्या कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ 1774 में हम लोग ने क्या देखा था? 1774 में लुई सलोमा ने फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष घटता जा रहा था। ये चीज़ हमने पीछे पढ़ा था। इसके बाद 1789 में क्या हुआ था? तो स्टेट जनरल का आह्वान तीसरे स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्टील पर हमला होता है और देहात में किसानों का विद्रोह होता है। इसके बाद 1791 में क्या होता है? तो 1791 में होता है कि सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए संविधान बनाया जाता है। इसके बाद 1792 से 93 के बीच क्या होता है कि फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। यानी ये जो तीनों आपका टॉपिक है, ये जो यहाँ से दिया हुआ है 1791 से, ये नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे। और जैकोबिन गणराज्य का पतन, ये सब नेक्स्ट पेज में दिया गया। और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। नेपोलियन सम्राट कब बनता है? तो 1804 में। ये सब चीज़ आपको पीछे पेज में दिया गया है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। नेपोलियन राजा कब बनता है? 1804 में, और उसकी हार कब होती है? तो 1815 में। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर है। फिगर क्या कह रहा है कि टेनिस कोर्ट में शपथ एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉन लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन है। यानी फ्रांस की क्रांति के समय एक विशाल पेंटिंग करने वाला कौन था? तो जॉन लुई डेविड। ठीक है, चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं कि जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुड़े थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रूर भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टील पर धावा बोलकर उसे नस्तानाबूद कर दिया था। ये चीज़ हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। आप इसे रिकॉल करें कि बास्टील का किला कब ढाया गया? तो 14 जुलाई 1789 को। ठीक है,
इसके बाद देखेंगे कि देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों भाड़े पर लठैतों लुटेरों को गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किला पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़ भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। ठीक है, इसके बाद है अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करते लुईस सुलावा ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों कर्तव्यों बंधनों वाली समानता व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपनी विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के समिति वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। क्या बोल रहा है कि लुईस लावा के करों कर्तव्यों बंधनों वाली समानता व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश कब पारित किया गया? तो 4 अगस्त 1789। यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग देखेंगे कि करों कर्तव्यों और बंधनों वाली समानता व्यवस्था का उन्मूलन कब किया गया? तो 4 अगस्त 1789 को। इसके द्वारा ये जो किया गया उसमें कितने अरब लीबरे की संपत्ति हाथ में आई? तो 20 अरब लीबरे की संपत्ति हाथ में आई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत हो जाने के बजाय इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, जो कि चित्र 7 में दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। ये क्वेश्चन हम लोग याद कर लेंगे कि नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब पूरा कर लिया था? तो 1791 में पूरा कर लिया था। ठीक है, ये हम लोग फिगर देख लेंगे कि ये न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। ठीक है, कार्यपालिका अपनी शक्ति देती है विधायिका को, और विधायिका में 745 सदस्य होते हैं। 745 सदस्य जो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक किसे कहते हैं। तो सक्रिय नागरिक वे हैं जो मताधिकार प्राप्त लोग हैं और 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग हैं। ठीक है, जिसे सक्रिय नागरिक कहते हैं। और निष्क्रिय नागरिक किसे कहते हैं? तो मताधिकार प्राप्त नहीं है, लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं है, इसे हम निष्क्रिय नागरिक कहते हैं। तो सक्रिय लोग वोट देकर 50,000 पुरुष का निर्वाचन करते हैं, और ये 50,000 निर्वाचित लोग वोट देकर 745 सदस्य चुनती है, जिसे विधायिका कहते हैं। और ये विधायिका का नियंत्रण करते हैं कार्यपालिका को, और कार्यपालिका निषेध है, उसका नियंत्रण है विधायिका पर। और विधायिका नियंत्रण करती है जो इसके मंत्री होते हैं उन पर। और ये लोग वोट देकर एक न्यायाधीश या न्यायपालिका चुनती है। तो ये फिगर हम लोग समझ लेंगे, इस पर हम लोग ज़्यादा अपना समय नहीं देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। और शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो कि हमने ऊपर देखा। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के कारण लोगों का करदाताओं के उच्चतम श्रेणी होना जरूरी था। ये हम लोग देखेंगे, ये कौन सा चित्र है? चित्र 8 है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पर 1790 में ले बारबिये द्वारा बनाया गया। इसे हम लोग देख लेंगे
कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में किसके द्वारा बनाया गया, तो ले बार्बिए के द्वारा बनाया गया। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार और कानूनों के बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। कौन, तो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ये हम लोग बॉक्स में जो है इसे हम लोग देख लेंगे, ये बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। क्रांतिकारी पत्रकार जो पॉल मर्रा ने अपने अखबार लामी द पल्प, यानी जो पॉल मर्रा की अखबार का नाम क्या था, तो लामी द पल्प। लामी द पल्प का मतलब हुआ जनता का मित्र, में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की गई कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानूनों को ऐसे प्रभावित करता है, फिर भी ये कानून अभी तक चलेंगे, तब तक लोग इसे मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार दी फेंका, एक दिन वह और अमीरों का करेगी। ये हम लोग क्या पढ़ा इसमें कि इसे आप लोग एक बार देख लेंगे दिमाग में। बस हमारा ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो पॉल मर्रा की अखबार का नाम क्या था, तो लामी द पल्प। लामी द पल्प यानी जनता का मित्र, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जनता का प्रतिनिधित्व कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। किसने कहा था, तो जो पॉल मर्रा ने। और ये जो है इसे कोई इतना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अपना बुक है तो इसे आप लोग देख लेंगे। और ये जो चिन्ह है इसे हम लोग एक बार देखेंगे कि राजनीतिक प्रतीकों के मायने 18वीं शताब्दी में ज़्यादातर स्त्री पुरुषों पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों द्वारा प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बिए ने अपने पेंटिंग में अधिकारों की घोषणा की तरह लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। पहला क्या है, टूटी हुई जंजीर। दास, टूटी हुई जंजीर का मतलब क्या हुआ, तो दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक था, ठीक है। इसके बाद है दूसरा की छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। अकेली छड़ आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है, यानी छड़ों का बर्छीदार होना, इसे जल्दी कोई तोड़ नहीं सकता। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे क्या कह रहा है कि त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। स्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणों अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा सकती हैं। इसके बाद है राजदंड, जो कि राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक है। इसके बाद है अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, यानी सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, ठीक है। लाल फ्राइजियन टोपी किसका प्रतीक है, तो दासों द्वारा संतप्त होने के बाद पहनी जाती थी, यानी ये स्वतंत्रता का प्रतीक। इसके बाद है नीला सफ़ेद लाल। नीला सफ़ेद लाल, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि नीला सफ़ेद लाल फ्रांस की राष्ट्रीय रंग है। नीला सफ़ेद लाल, इस फिगर को आप लोग अपने आँख में कैप्चर कर लीजिए, याद हो जाएगा। इसके बाद है डैनो वाली स्त्री। डैनो वाली स्त्री का मतलब क्या हुआ, तो कानून का मानवीय रूप है डैनो वाली स्त्री। इसके बाद हमारा टॉपिक है तीसरा नंबर टॉपिक की फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। कि फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण रही। यद्यपि लुईस 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा ने उनकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों में शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली।
थी, लेकिन जब तक इस योजना का अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो अप्रैल 1792 में। ठीक है। और प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के बाद जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके ओटों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजर दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यानी मार्सिले गीत या सॉन्ग किसके द्वारा रचित है? तो कवि रॉजर दी लाइल के द्वारा रचित है मार्सिले गाना। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। अब वह फ्रांस का राष्ट्रगान है। यानी मार्सिले अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। इसके बाद हम लिखेंगे कि क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षतियों और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने वाला घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों को अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों को अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इसमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। इसका नाम पेरिस की मूलभूत कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब तक इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं। उन्होंने अपनी क्लब बना लिए थे। इस अध्याय के खंड 4 में आप अपनी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में जानेंगे। यानी एक क्लब कौन मिला इसमें? तो जैकोबिन क्लब। ठीक है। इस जैकोबिन क्लब का नाम किस पे पड़ा था? तो भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर जैकोबिन क्लब का नाम पड़ा था। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, यानी गरीब, छोटे परिवार, मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीसार, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नाता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। यानी जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो रॉबेस्पियर। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। यानी जैकोबिन क्लब के लोग क्या पहनते थे? धारीदार पतली पतलून। और ऐसे उन्होंने समाज के फैशनपस्त लोगों, खासतौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों को खुद से अलग करने के लिए किया। यानी कुलीन क्या पहनते थे? तो ब्रीचेस पहनते थे। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। कॉन्वेंट क्या होता है? तो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत है। ये हमारा शौकुलात किसे कहते थे? तो बिना ब्रीचेस वाले दंपति शौकुलात कहते थे। इसके बाद हम लोग ये देख लेंगे क्या कह रहा है कि इसलिए जैकोबिनों को शौकुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। शौकुलात पुरुष लाल रंग के टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने का अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों के लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरेलिए के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे वे फ्रांस की संपत्ति हो ना हो, उस मतदान देने का अधिकार हुआ। यानी ट्यूलिए के महल से लुई सिलोमा को कब गिरफ्तार किया गया? तो 10 अगस्त 1792 को। इसे आप लोग याद रखेंगे। 10 अगस्त 1792 को ट्यूलिए के महल से लुई सिलोमा को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद एक निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। यानी फ्रांस गणतंत्र कब बना? तो 21 सितंबर 1792 को।
और जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार अपने प्रमुख का चुनाव करने जनता करती है, वह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखेंगे कि वे कब और कैसे गणतंत्र हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे देशद्रोह किसे कहते हैं। अपने देश का या सरकार से विश्वासघात करना देशद्रोह कहलाता है। इसके बाद लुईस सुलावा को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी एंटोनेट को भी वही हश्र हुआ। यानी उसे गिरफ्तार कब किया गया तो 10 अगस्त को, और फांसी कब दी गई तो 21 जनवरी 1793 को लुईस सुलावा को प्लेस लॉ डी कॉनकॉर्ड में फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद है हमारा आतंक राज। ठीक है, आतंक राज क्या है कि 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली में असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उसे दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ा देकर सिर कलम कर दिया जाता था। यानी गिलोटिन एक मशीन था जिस पे ऐसे सर रख देने पर धड़ से अलग हो जाता था सर। ठीक है, और गिलोटिन को 2 खंभों के बीच लटकते आरी वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम उसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। गोश्त व पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपनी अनाज शहरों में ले जाने सरकार द्वारा कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया और अपेक्षाकृत महंगे व सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन से भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मंसूरी को महाशय और मदाम यानी महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सियोतीन नागरिक और सितोइन यानी नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। यानी रोबेस्पियर ने आतंक काल इतना देख लिया कि क्या क्या किया था। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया गया कि उसके समर्थकों ने भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहरा देगा और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यानी जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दे दी गई। ठीक है, यहाँ पे है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इन संविधान की 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों के 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। यानी डायरेक्टरी में कितने लोग रहते थे तो 5। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उसे बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप के इन सभी परिवर्तनों के दौरान शासन स्वतंत्रता, विधि समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। उन मूल्यों ने अपनी आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप के व्यापारिक आंदोलन को भी प्रेरित किया। इसके बाद क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? तो हाँ, देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी साम्राज्य में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनकी जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेज की अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों से फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी।
बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई व्यावसायिक परिश्रम के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की महिलाएं लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख करना आदि। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं की लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। यानी कितने क्लब अस्तित्व में महिलाओं के? तो 60 क्लब अस्तित्व में आए। उसमें आगे देखेंगे, उसमें द सोशलिस्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली में के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। ठीक है। इसके बाद है कि प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया और पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को शैक्षिक अनुबंधन माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरतें दोनों को इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यापार चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर दिया गया, उसमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद है कि मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों से चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियां प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा। अंततः सन 1746 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल कर लिया। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो 1746 को मिला। क्रांतिकारी महिला ओलंपे दे गूज का जीवन। ओलंपे दे गूज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया और उन्होंने महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों के वंचित रखा। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इन पर कार्रवाई की जाए। और 1793 में ओलंपे दे गूज की महिलाओं के क्लब को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उस पर नेशनल कन्वेंशन तथा देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया। यानी ओलंपे दे गूज क्रांतिकारी नेता थी। उन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था। ये हमारा जो बॉक्स में है इसे हम लोग देख लेंगे कि सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक सोमेते ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया। यानी उस समय का जैकोबिन राजनीतिक सोमेत कौन था? तो 1793 में महिला के क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया था सोमेत। ठीक है। उसने क्या कहा था कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज हैं। ये पूछ देगा कि यह किसने कहा था कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज हैं? तो क्रांतिकारी जैकोबिन राजनीतिक सोमेत ने ये कहा था। चलिए हम लोग का बस 2-3 पेज है, इसे हम लोग पूरा कर लें। दास प्रथा का उन्मूलन हम लोग देखेंगे। ठीक है।
फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी राजनीतिक सुधारों की में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी व कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। यानी देखेंगे कि कैरिबियाई उपनिवेश क्या थे, तो मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सेंट डोमिंगो ये कैरिबियाई उपनिवेश थे, जहाँ तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं की महत्वपूर्ण आपूर्ति करते थे। अपरिचित व दूर देश जाने वाले काम करने के लिए यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बगानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। त्रिकोणीय दास व्यापार किसके बीच चलता था, तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच चलता था। और दास व्यापार 17वीं सदी में शुरू हुआ। दास व्यापार कब शुरू हुआ, तो 17वीं शताब्दी में। फ्रांसीसी सौदागर बॉर्दे व नॉर्दे बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। बॉर्दे व नॉर्दे क्या था, तो फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह था, जहाँ वे स्थानीय सौदागरों से दास खरीदते थे। दासों को दागकर व हथकड़ी डालकर अटलांटिक महासागरों के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के जहाज़ों में ठूस कर दिया जाता था। वहाँ उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बॉर्दे व नॉर्दे जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 18वीं सदी में फ्रांस में दास व्यापार की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाले राजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों को विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया। लेकिन अंततः 1794 में के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया। दासों की मुक्ति का कानून कब पारित हुआ, तो 1794 में। और पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन के दास व्यापार शुरू कर दी, यानी 10 वर्ष के बाद, यानी 1794 में पारित हुआ, यानी 10 वर्ष के बाद यानी 1894 में दास प्रथा पूर्णतः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित सुधारने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी व्यापारियों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया। ठीक है, 10 वर्ष बाद यानी 1794 है, तो 1804 में नेपोलियन ने इसे दास प्रथा को फिर से खोल दिया था और फिर इसका अंतिम रूप से उन्मूलन यानी बंद कब हुआ था, 1848 में ये बंद हुआ। निग्रो क्या था, तो निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाला स्थानीय लोग था। इसके बाद है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस में पुरुषों व महिलाओं व बच्चों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। ये चलिए देखते हैं इसमें हमारी क्या ज़रूरी चीज़ है। फ्रेंड्स वो पेज हम लोग छोड़ देंगे, वो हम लोग का ज़रूरी नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो चलिए यहाँ जो हमारा लास्ट है सारांश। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों को विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए राजवंश बनाए और उसकी बागडोर अपने खानदान के लोगों को हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पत्ती पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। यानी नाप तोल की प्रणाली किसे थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। और शुरू में बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति व आधुनिक कानूनों को फैलाने के वाले क्रांतिकारी उपायों पर असर उनकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद करने लगा। आस पर पारकर्ता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया चित्र।
यहाँ है कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और उनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्रगान की स्थापना के लिए आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचारों को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस से उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। ये जो है आपका जो पेपर कैंसिल हुआ था टियर 3 का 6 to 8 का, उसमें पूछे गए प्रश्न थे। एक बार आप जरूर क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद हम लोग ये लास्ट देखेंगे कि राजा राममोहन राय भी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान के ही थे। और सुशोभन सरकार का लिखा गया पुस्तक क्या है, तो नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसा। इसे हम लोग देख लेंगे कि सुशोभन सरकार ने क्या लिखा था, तो नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग का अध्याय 1 समाप्त हुआ और यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग आज ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में जो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं आप भी अपना मत ज़रूर रखिएगा। चलिए तो धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।